हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एबीबीएमयू, बीयूएचएस, एमयूएचएस, एमपी, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको कुछ मॉडल पेपर्स, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं, तो आज हम अपना ये मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और खास करके ये मैं बताऊं, ये हमने प्रॉपरली एबीबीएमयू के लिए ही एग्जाम पैटर्न पर डिजाइन किया है। लेकिन आप घबराएं नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी भी हो किसी भी स्टेट से हो, आप देख सकते हो क्योंकि आपका सिलेबस यही है। हो सकता है सेम एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न आपका हो, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि एमसीक्यू को पहले कर देते हैं, लॉन्ग को बाद में कर देते हैं, और कुछ में लॉन्ग को पहले करते हैं, एमसीक्यू के बाद में करते हैं। ठीक है, इससे घबराना मत बिल्कुल भी, कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी स्टेट की हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, बस नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप इसे देख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। समझे? तो फिर क्या करना, आपको लेक्चर को देखना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको ये वाली पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे 4 मॉडल पेपर्स मैंने डाल रखे हैं अपने कहाँ पर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। और सबसे पहले हम सोशियोलॉजी का पार्ट कवर करने वाले हैं। सोशियोलॉजी में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसमें आपको करना है, क्या नहीं करना, और जो क्वेश्चन 6 आपके सोशियोलॉजी के आएंगे उनके क्या आंसर्स रहेंगे, सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं। भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है, तो भाई चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि फ्यूचर में आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हम देते रहें। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए में अप्लाइड सोशियोलॉजी के बारे में। अगर आप सोशियोलॉजी में देखोगे तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है ना। और लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो एक ही क्वेश्चन रहता है, 10 नंबर का रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट एंड क्लास के बेसिस पर, डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड क्लास। अब देखो, 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो सबको पता है कि थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसे हमें कम से कम 4 से 5 पेजेस में लिखना होता है कि अगर आप अच्छे से मार्क्स लाना चाहते हो तो। ठीक है, तो भाई 4 से 5 पेजेस में आपको लिखना पड़ेगा। और देखो, सबसे पहले डिफाइन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला गया है इसमें। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। स्ट्रेटिफिकेशन का हिंदी मेरे को मालूम नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग अगर समझे तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल, सोसाइटी में हमारी जो डिविजन्स किए गए हैं, चाहे वो क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पर या इकोनॉमिक के बेसिस पे, उसका हमने वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सोसाइटी का यानी कि सोशल का स्ट्रेटिफिकेशन बताना है। एक मैंने जनरल टर्म में बताया स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब, लेकिन आपको कहाँ बताना है, आपको सोशल के टर्मिनोलॉजी के को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और आगे आपको डिस्कस करना है, डिस्कस द फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो रूप हैं, प्रारूप हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर है या फिर क्लास के बेसिस पर, उनको आपको डिस्कस करना है। एंड आगे देखेंगे, आपको इसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कास्ट एंड क्लास, कि भाई क्लास और कास्ट क्या होती है, इनकी डेफिनेशन देनी है, और इन दोनों में फर्क क्या है यह बताना है। और इस प्रकार से जब आप इन तीनों क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन में देखो 3 क्वेश्चन भर रखे हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फिर डिस्कशन दे रखा है क्लास एंड कास्ट का, फिर डिफरेंशिएशन दे रखा है क्लास एंड कास्ट का। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे तब कहीं जाकर के आपको 10 में से 10 नंबर मिलने वाले हैं। अब मैं बता दूं, अगर आप एबीबीएमयू के हो तो कल तो आपका पेपर है ही 16 तारीख को, लेकिन आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के हो और आप चाहते हो कि भाई आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी तक अगर आपकी नहीं हुई है, तो भाई आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएं विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर मिल जाए आपकी यूनिवर्सिटी के, ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करो। और हैंड रिटन नोट्स एंड वन एक चीज़ और, मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे सोशियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सबके वन शॉट लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन बच्चों को मिलते नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि जो हमारा जीरो टू हीरो बैच था ना, उस जीरो टू हीरो बैच में इन लेक्चर्स को भी अपलोड कर दूं,
ठीक है, तो मैं आज यही करूंगा अपनी टीम को बोल करके, जो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है, उसके सारे वन शॉट लेक्चर्स को मैं अपने आप में भी अपलोड करवा दूंगा, ताकि आप लोग वहां से देख सको। अब ये पेड वालों के लिए भी रहेगा, फ्री वालों के लिए भी रहेगा, आप देख सकते हो। मैं बात कर रहा था कि आपको कंटेंट मिलने की, तो भाई आप हमारा ना जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जीरो टू हीरो बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप सोचोगे जीरो टू हीरो बैच क्या है, मैं बता दूं। जीरो टू हीरो एक ऐसा बैच है जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 सालों के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपके यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर्स हर सब्जेक्ट के 10-10 मिल जाएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। ठीक है, आप बस ज्वाइन करना है, आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, हर सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं, तो इस प्रकार से टोटल 800 एमसीक्यू है। अगर आप उन्हें प्रैक्टिस कर लेते हो, उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इस पूरे जीरो टू हीरो बैच की जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपए है, और ये जीरो टू हीरो बैच आपको नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर लेना। जिस बच्चे को दिक्कत हो कि भाई कैसे ज्वाइन करना है, तो उसमें एक वीडियो का लिंक भी मैंने दे रखा है, हाउ टू ज्वाइन जीरो टू हीरो बैच, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है, और तीनों क्वेश्चंस 5-5 नंबर के हैं। ये टोटल क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें 15 नंबर का ये पूरा शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यानी कि जो सोशल कंट्रोल की जो एजेंसीज हैं, चाहे फॉर्मल तरीके वाली या फिर इनफॉर्मल तरीके की, इन दोनों को आपको डिस्कस करना है, और ऐसे डिस्कस करना है कि एटलीस्ट आपका अच्छा खासा पेज भरे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का है ना, तो 5 नंबर में कम से कम बचे 2 पेज तो आपको एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा। 2 पेज तो एटलीस्ट लिखो, तब जाकर के कहीं आपको 5 नंबर पूरा में से पूरा मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि इंपैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन हेल्थ, यानी कि अगर जनसंख्या में अधिक वृद्धि हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य पर या उस पॉपुलेशन की स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जब एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया जिससे बच्चे कर ही नहीं पाए, बहुत सारे बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन एनाटॉमी, डिफाइन फिजियोलॉजी, इतना इजी एंड सिंपल क्वेश्चन था, बच्चे डिफाइन नहीं कर पाए। हो सकता है आपके एग्जाम में डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिफाइन साइकोलॉजी पूछ लिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को डिफाइन सोशियोलॉजी, डिफाइन साइकोलॉजी, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, और आप वो बच्चे होंगे जो कर पाएंगे, क्योंकि आपने नर्सिंग गुरुकुल को फॉलो कर रखा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फंक्शन ऑफ कल्चर क्या है। एक कल्चर जो होता है, हमारा कल्चर है, चाहे आप दिवाली को लेकर के ले लो, होली को लेकर के ले लो, या आपके हिंदुज्म के कल्चर को, या मुस्लिम के कल्चर को, इस्लाम के कल्चर को, बुद्धिज्म के कल्चर को, हर तरीके का एक कल्चर होता है। अब इस कल्चर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, उन कल्चर्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है 5 नंबर में, और 5 नंबर में करना तो एटलीस्ट आपको 2 पेज तो भरने पड़ेंगे। और बहुत जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे यूनिक क्वेश्चन है, मानता हूँ पेपर थोड़ा सा हार्ड है, इतना हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, इससे इजी ही क्वेश्चंस आएंगे। और आप चाहो तो जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर लो, वहां पर इजी, हार्ड, मॉडरेट हर तरीके के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करने हैं आपको। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आपको 3 दिए गए हैं, और तीनों में आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सबसे पहले आपको पूछा गया कि डिफाइन मैरिज, यानी कि शादी को डिफाइन करिए। आई थिंक शादी क्या है सबको पता है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में शादी को कैसे आप डिफाइन करोगे, कि एक सोशल समाज के तौर पे, अगर समाज के नजरिए से अगर आप देखोगे शादी क्या है, शादी क्यों करते हैं लोग, इसका क्या फंक्शन, इसका क्या पर्पस है ना, उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और चांसेस है कि आपके ही भी एग्जाम में पूछा जाए। एंड अगले हम क्वेश्चन में मूव करेंगे, व्हाट इज अ पीर ग्रुप, यानी कि पीर ग्रुप क्या होता है, ये पढ़ लेना, ये एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फैमिली, डिफाइन फैमिली भी पढ़ लेना, डिफाइन फैमिली की फैमिली परिवार क्या होता है, टाइप्स ऑफ फैमिली ये पढ़ लेना, डिफाइन कल्चर ये पढ़ लेना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, क्या बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, डिफाइन सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण क्या है, उसका
डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है, वो भी आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का। 2 नंबर का तो एटलीस्ट एक पेज तो आप लिखो, एक नहीं तो 9 से 10 लाइन तो मिनिमम आप लिखो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है ना कि कैसे एक अच्छी सुंदर राइटिंग वाली कॉपी लिखनी है, कम से कम शब्दों में अच्छे मार्क्स लाए जा सके, कैसी राइटिंग लिखनी है, क्या कॉपी लिखनी है, तो ऑलरेडी हम उसका वीडियो बना चुके हैं, आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ही चैनल पे मिल जाएगा। आप जाकर के देख सकते हो कि भाई आपको कैसे कॉपियाँ लिखनी चाहिए सेमेस्टर एग्जाम की, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। जस्ट एक सेकेंड रुकना बच्चों। अब हम यहाँ से करने वाले हैं ऑप्शनल क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको। जैसे कि देखेंगे आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी का फादर कौन है। और ये क्वेश्चन मैंने कल वाले भी मॉडल पेपर में कराया था और आपको पता होगा अगस्टे कॉम्टे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि सोशियोलॉजी का जो फाउंडर है, फाउंडर नहीं बोलेंगे, वो अगस्टे कॉम्टे हैं। अब देखो यहाँ सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी का पूछा गया है, तो साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का भी पूछा जा सकता है, तो भाई उसको भी पढ़ लेना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ हस्बैंड, अ वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन है, यानी कि एक परिवार में एक पति है, एक पत्नी है, उसके 2 अनमैरिड ऐसे बच्चे जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, ऐसी एक परिवार है, तो उस परिवार को आप क्या बोलेंगे? क्या आप उसे ज्वाइंट फैमिली बोलोगे, एक्सटेंडेड फैमिली बोलोगे, न्यूक्लियर फैमिली बोलोगे, मैट्रिलिनियन फैमिली बोलोगे? तो देखो एक ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, और बच्चे ऐसे जिन्होंने शादी नहीं कर रखी है, ठीक है, उनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे परिवार को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली में आपको पता है कि ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी चाचा चाची ये सभी लोग आ जाते हैं, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बुआ। ठीक है, अब एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना, एक बार आउटलाइन देख लेना, पढ़ लेना। और मैट्रिलाइनियर फैमिली क्या होती है, इसकी भी एक बार आउटलाइन देख लेना, कि अगर भाई आपसे यहाँ पर ऑप्शंस में दिया है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इन ऑप्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन बना ले, है ना, तो इनको भी एक बार देख लेना, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करें कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी कि जो दहेज प्रथा थी उस पे प्रोविजन यानी कि बैन कब लगा था, और आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं 1951, 1961, 1971 और 1981। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 1961। 1961 में डाउरी यानी कि दहेज प्रथा थी, उसको बंद करा दिया गया था। क्या करा दिया गया था? बंद करा दिया गया था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे एक और आ सकता है कि जो दहेज प्रथा थी इसको बंद कराने में, इसको करने में सबसे मेन रोल किस व्यक्ति का था? उस व्यक्ति का नाम बताएं। तो भाई जो व्यक्ति ने जो मेन रोल जिसका था उसका नाम आपको याद करके जाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दहेज प्रथा को बंद कराने में मुख्य रूप से किस व्यक्ति का प्रभाव रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सोशल चेंज ब्रॉट बाय मशीनरी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन कहता है कि जो सामाजिक परिवर्तन आया है मशीनरी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उसे हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे? क्या वो डेमोग्राफिक चेंज होगा, बायोलॉजिकल चेंज होगा, या फिर कल्चरल, या फिर टेक्नोलॉजिकल? और बहुत सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, यहाँ पे मशीन्स की बात की गई है, इंडस्ट्रीज की बात की गई है, तो भाई इसका आंसर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ही कहेंगे। जब किसी के पॉपुलेशन के बर्ताव बिहेवियर की वजह से आता है तो हम बिहेवियरल चेंज बोलते हैं, किसी लोकेशन की चेंजमेंट की वजह से होता है तो हम डेमोग्राफिक बोलते हैं, और किसी की बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से आता है तो बायोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं, तो हम इसे बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल चेंज। अगला क्वेश्चन है कि मैरिज आउटसाइड वंस ओन ग्रुप, यानी कि अपने ही ग्रुप के बाहर शादी करने के वो हम क्या बोलेंगे? क्या उसे हम इंडोगैमी बोलेंगे, एक्सोगैमी बोलेंगे, पॉलीगैमी बोलेंगे, मोनोगैमी बोलेंगे? तो उसे भाई हम एक्सोगैमी बोलेंगे, क्योंकि वो मैरिज आउटसाइड वंस ग्रुप यानी कि अपने ग्रुप के बाहर कर रहा है। एक्सोगैमी तो आपने पढ़ लिया, और अपने ही ग्रुप में करता है तो उसे इंडोगैमी बोलते हैं। अब पॉलीगैमी क्या होता है, मोनोगैमी क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर अगर आपसे एक्सोगैमी पूछा गया है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पॉलीगैमी, मोनोगैमी ये सब भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। आपके में नहीं तो दूसरे वाले बच्चे की यूनिवर्सिटी में, दूसरे वाले के में नहीं तो दूसरे वाले में, लेकिन किसके में कब कैसे पूछ लेगा कोई नहीं जानता, इसलिए सबके सब लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से प्राइमरी ग्रुप कौन है? क्या इनमें से प्राइमरी ग्रुप कौन है? तो देखो प्राइमरी ग्रुप क्या पॉलिटिकल पार्टी है? नहीं। ट्रेड यूनियन है? नहीं। स्टूडेंट एसोसिएशन है? नहीं। तो भाई इसमें फैमिली जो है आपकी प्राइमरी ग्रुप हो जाता है। अब प्राइमरी ग्रुप के साथ साथ में आप सेकेंडरी ग्रुप को भी पढ़ो बच्चों, कि सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, टर्शियरी ग्रुप क्या होता है, और इनके एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखना। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप क्या होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स को अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है कि फैमिली जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब हम मूव करेंगे सेक्शन नंबर बी पे। सेक्शन नंबर बी साइकोलॉजी का है। अब साइकोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है क्वेश्चन में, किस प्रकार के क्वेश्चन साइकोलॉजी में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार के और भी जो मॉडल पेपर्स हैं मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखे हैं, आप उन्हें जा करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लॉन्ग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा डिफाइन लर्निंग, यानी सीखना क्या है, ठीक है। लर्निंग जो होता है वो क्या होता है उसे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आप देखेंगे एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। डिस्कस इट्स एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन इन नर्सिंग। तो भाई ये क्वेश्चन जो है लर्निंग क्या होता है, ठीक है, उसको आपको डिफाइन करना है। अब लर्निंग से रिलेटेड जो क्लासिकल थ्योरी है उसको आपको एक्सप्लेन करना है बहुत ही अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल। उसके बाद डिस्कस करना है उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, यानी कि लर्निंग के जो इम्प्लीमेंटेशंस है नर्सिंग में, लर्निंग के इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं नर्सिंग में उसके क्या क्या रोल है, क्या पर्पस है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना। और 10 नंबर में पूछा गया है तो आपको पता है 4 से 5 नंबर में 4 से 5 पेजों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, समझे। चलो आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट आंसर क्वेश्चन वाला, जो कि 3 क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस हिसाब से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। छठवें क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि साइकोमैटिक डिसऑर्डर क्या होता है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप वाला जो है वो क्या होता है और इसको डिस्क्राइब करना है, इसका प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं और इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यह भी आपको लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है एरर्स इन परसेप्शन, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी कि एक शॉर्ट नोट लिखना है इस टॉपिक पर। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि साइकोलॉजी का क्या महत्व है नर्सिंग में, यह आपको लिखना है। इसके साथ साथ में बच्चों एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि सोशियोलॉजी का नर्सिंग में क्या महत्व है। यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जिसमें डिफाइन साइकोलॉजी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आपको पढ़ना है और इस मॉडल पेपर में भी मैंने डाल दिया है। तो साइकोलॉजी डिफाइन करना आपको बहुत